स्टूडेंट्स आज अपन डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड के द्रवों का वर्गीकरण और द्रवों के वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे अपन और द्रवों की संरचना व द्रवों के गुणधर्म के बारे में अपन क्या करेंगे डिस्कस करेंगे क्योंकि अपन बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट सेमेस्टर में अपन ने यूनिट स्टार्ट की थी। यूनिट नंबर अपने पास 3rd है, लिक्विड द्रव अवस्था। कौन सी अवस्था अपने पास है? द्रव अवस्था, ठीक है। और द्रव अवस्था में आज अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे द्रवों का वर्गीकरण, ठीक है। द्रवों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशंस ऑफ लिक्विड। यदि मैं द्रवों के वर्गीकरण की बात करूं तो द्रवों को उनके अणुओं के मध्य उपस्थित बंधों के आधार पर, द्रवों को उनके अणुओं के मध्य उपस्थित बंधों के आधार पर अपन क्या कर रहे हैं? क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है भाई। द्रवों को उनके मध्य, द्रवों को उनके मध्य उपस्थित बंध के आधार पर निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। द्रवों को उनके मध्य उपस्थित बंध के आधार पर निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट वर्गीकरण अपन पढ़ेंगे। यहाँ पर आपके पास जो वर्गीकरण होगा अपने पास आयनिक द्रव। आयनिक द्रव पहला कौन सा द्रव होगा अपने पास? आयनिक द्रव। आयनिक द्रव किसे कहते हैं भाई? आयनिक द्रव, ठीक है भाई। आयनिक द्रव, ठीक है भाई। आयनिक द्रव मतलब इन अणुओं में आपके पास द्रवों के कण आयन अवस्था में होते हैं, ठीक है भाई। इस प्रकार के आयनिक द्रव क्या हो गया भाई? तो अपन क्या बोलेंगे? इन द्रवों के कण आयनिक अवस्था में होते हैं। इन द्रवों के कण इन द्रवों के कण आयनिक अवस्था में होते हैं, ठीक है भाई। जो आयनिक द्रव है, इन द्रवों के कण कौन सी अवस्था में होते हैं अपने पास? आयनिक अवस्था में होते हैं। जैसे पिघला हुआ NaCl, पिघला हुआ NaCl। दूसरा अपने पास जो बंध होता है वो कौन सा बंध होता है अपने पास? धात्विक द्रव। कौन सा होता है? धात्विक बंध। और इस आधार पर अपन दूसरा क्लासिफिकेशन द्रव क्या है? धात्विक द्रव। धात्विक द्रव, ठीक है भाई। धात्विक द्रव क्या होता है? तो अपन कहते हैं इन द्रवों में कण धातु अवस्था में होते हैं, ठीक है। धात्विक द्रव का मतलब इन द्रवों में कण कौन सी अवस्था में होता है? धातु अवस्था में होता है। इन
द्रवों में कणें धात्विक अवस्था में होते हैं। इन ध्रुवों में कण कौन सी अवस्था में होते हैं भाई? धात्विक अवस्था में होते हैं। ठीक है भाई। द्रव में ये धात्विक आयन के रूप में स्वतंत्र, द्रव में ये धातुएं स्वतंत्र रूप से इलेक्ट्रॉनों के मध्य रहती है। द्रव में ये धातुएं आयन के रूप में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों के मध्य रहती है। आयन के रूप में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों के मध्य रहती है। ठीक है भाई। तीसरा अपने पास एग्जाम्पल्स की मैं बात करूं तो आपके पास जैसे एग्जाम्पल अपने पास बेंजीन, ईथर व एसीटोन। बेंजीन, ईथर और एसीटोन। बेंजीन, ईथर व एसीटोन। तीसरा अपने पास जो होता है वो होता है सहज संयोजक द्रव। तीसरा क्लासिफिकेशन कौन सा होता है अपने पास? सहज संयोजक द्रव। हाँ जी भाई। सहज संयोजक द्रव क्या होता है अपने पास कि वे द्रव जिसमें कार्बनिक अणु के ससंजक बल के द्वारा जुड़कर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ऐसे द्रव, ये द्रव कार्बनिक अणु के ससंजक बल के द्वारा जुड़कर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ये द्रव कार्बनिक अणु के ससंजक बल के द्वारा ससंजक द्वारा जुड़कर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट अपने पास है, फोर्थ अपने पास है संगुणित या संयोजित द्रव। संगुणित या संयोजित द्रव। हाँ जी भाई। संगुणित द्रव या संयोजित द्रव क्या होते हैं? तो अपन ने कहा कि संगुणित द्रव, संगुणित का मतलब होता है कि ऐसे द्रव
जिनमें सहसंयोजी अणु जो हाइड्रोजन बंध के द्वारा संगुणित होने के पश्चात द्रव अवस्था में रहते हैं। ऐसे अणु जिसमें ऐसे द्रव जिसमें सहसंयोजी अणु ऐसे द्रव जिसमें सहसंयोजी अणु जो हाइड्रोजन बंध से संगुणित होते हैं जो हाइड्रोजन बंध से संगुणित होते हैं। ऐसे सहसंयोजी द्रव जो हाइड्रोजन बंध से क्या होते हैं, संगुणित होने के बाद हाइड्रोजन बंध से संगुणित होते हैं तथा उसके बाद द्रव अवस्था में रहते हैं तथा उसके बाद द्रव अवस्था में तथा उसके बाद द्रव अवस्था में रहते हैं, क्या कहलाते हैं अपने पास, संयोजित या संगुणित द्रव कहलाते हैं। संयोजित या संगुणित द्रव कहलाते हैं। ठीक है भाई, जैसे अपन कहें एल्कोहल, वाटर आदि। एग्जाम्पल्स की मैं बात करूँ आपके सामने, तो एग्जाम्पल्स क्या होंगे अपने पास, एल्कोहल व वाटर, ये दोनों क्या कहलाते हैं अपने पास, संगुणित द्रव कहलाते हैं। नेक्स्ट अपने पास मतलब द्रवों का क्लासिफिकेशन अपन निकल लिया। द्रव की क्लासिफिकेशन, इनमें उपस्थित बंधों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला अपने पास होता है आयनिक द्रव, धात्विक द्रव, सहसंयोजी द्रव व संगुणित या संयोजित द्रव। अब बात आती है कि स्ट्रक्चर्स ऑफ लिक्विड, द्रव की संरचना कैसी होती है। ठीक है भाई, और आस्थान इंस्टीट्यूट में पूछा गया क्वेश्चन है द्रवों की संरचना, द्रवों की स्ट्रक्चर्स ऑफ लिक्विड, द्रवों की संरचना। संरचना, ठीक है भाई, द्रवों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड। हाँ भाई, द्रवों की संरचना के लिए 2 सिद्धांत दिए गए। पहला सिद्धांत अपने पास होता है बर्नेल का सिद्धांत, बर्नेल या स्ट्रोंग का सिद्धांत, और दूसरा होता है द्रवों का आयरिंग सिद्धांत। दोनों सिद्धांतों की सहायता से अपन द्रवों की संरचनाओं की क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। ठीक है भाई, अपन ये कहते हैं कि द्रवों के गुण आपके पास गैसों के द्रवों के जो गुण होते हैं या जो द्रव होता है वो अपने पास गैस व ठोस के क्या होता है, मध्यवर्ती होता है। द्रव जो होता है वो ठोस व गैस के क्या होता है, मध्यवर्ती होता है। जैसे मैं कहूँ कि आपके पास जब आप जल की वाष्प, आपके पास जो जल की वाष्प होगी उसे जब अपन ठंडा करते हैं तो पहले वो कौन सी अवस्था में आती है, लिक्विड अवस्था में, द्रव अवस्था में बदलती है, और अधिक ठंडा करने पर वो ठोस बर्फ अवस्था में क्या हो जाती है, बदल जाती है। ठीक है भाई, तो अपन ये कह रहे हैं कि आपके पास इसकी संरचना कैसी होगी, तो एक्सरे विवर्तन के आधार पर ये देखा गया कि इसकी संरचना ठोसों के समान ही पाई गई है, लेकिन आपके पास उनके बीच में थोड़ा सा क्या पाया गया, रिक्त स्थान पाया गया। ठीक है, और वो रिक्त स्थान यदि अपन ये कह रहे हैं कि आपके पास एक फिक्स शेप में होता है, और इसे समझाने के लिए साइंटिस्ट आए अपने पास बर्नेल व स्टोक का सिद्धांत।
ठीक है भाई। तो जनरली यदि मैं कहूँ कि द्रवों की संरचना, तो द्रवों के गुण ठोसों व गैसों के क्या होते हैं, मध्यवर्ती होते हैं। जैसे अपन यदि एग्जाम्पल्स की मैं बात कर लूँ या लिख दूँ अपने पास, भाई द्रवों के गुण कैसे होते हैं, तो अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या बता रहे हैं, द्रवों के गुण, द्रव ठोस व गैस के मध्य की मध्यवर्ती अवस्था होती है। मध्य की मध्यवर्ती अवस्था होती है। ठीक है भाई। द्रव ठोस व गैसों के मध्य की क्या है, अपने पास एक मध्यवर्ती अवस्था है। ठीक है। जैसे यदि अपन बात करें, जैसे जल की वाष्प को ठंडा करने पर वह द्रव अवस्था में बदल जाती है। द्रव की वाष्प को ठंडा करने पर वह द्रव अवस्था में बदल जाती है और अधिक करने पर वह ठोस बर्फ में बदल जाती है और अधिक ठंडा करने पर किस में बदल जाती है, अपने पास है बर्फ में बदल जाती है। ठीक है भाई। तो अब इसको द्रव की संरचना का अध्ययन करने के लिए अपने पास दो सिद्धांत दिए गए कि भाई आपके पास ये सॉलिड है, ये अपने पास गैसेस है, गैसेस से किस में जा रहा है, ये लिक्विड में जा रहा है, और लिक्विड से किस में जा रहा है, ये सॉलिड में जा रहा है। जब सॉलिड से फिर क्या चल जाएगा, लिक्विड में, और लिक्विड से किस में चल जाता है, गैसेस में चल जाता है। तो अपन ये कह रहे हैं कि ये जो मध्यवर्ती अवस्था होती है, इस मध्यवर्ती अवस्था ही अपने पास क्या कहलाती है, द्रव अवस्था कहलाती है। जो बीच की मध्यवर्ती अवस्था होती है वो अवस्था अपने पास क्या कहलाती है, द्रव अवस्था कहलाती है। इसे समझाने के लिए साइंटिस्ट आए बर्नेल तथा स्टोक का सिद्धांत। बर्नेल तथा स्टोक का सिद्धांत, दो सिद्धांत देंगे। तो फर्स्ट सिद्धांत है बर्नेल व स्टोक का सिद्धांत। बर्नेल व स्टोक का सिद्धांत। बर्नेल व स्टोक का सिद्धांत या द्रव अवस्था में अव्यवस्था, इसे या द्रव अवस्था में अव्यवस्था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बर्नेल थ्योरी पूछी जाती है। ठीक है भाई।
तो बर्नौली सिद्धांत क्या कहता है अपने पास? तो बर्नौली सिद्धांत ये कहता है कि आपके पास जो द्रव है वो आपके पास क्या होता है कि अव्यवस्थित समूह में माना कि द्रव आपके पास क्या होते हैं कि अव्यवस्थित समूह होते हैं। यदि मैं इन द्रवों में से किसी एक समूह को खींच लेता हूं तो पूरी व्यवस्था क्या हो जाती है अपने पास से, द्रवों में से किसी एक अणु को मैं हटा दे दूं तो उसकी पूरी व्यवस्था क्या हो जाती है अपने पास से, बदल जाती है। ठीक है, इसे अपन क्या कहते हैं? बर्नौली का सिद्धांत कहते हैं। ये सिद्धांत द्रवों के अणुओं की अव्यवस्था पर आधारित है। यह सिद्धांत किस पर आधारित है? कि द्रवों के अणु अव्यवस्थित होते हैं। ठीक है भाई, तो यह सिद्धांत द्रवों के अणुओं की अव्यवस्था पर आधारित है। यह सिद्धांत द्रवों के अणुओं की यह सिद्धांत द्रवों के अणुओं की अव्यवस्था पर आधारित है। ठीक है भाई, किसके आधार पर है? आधारित है। अतः बर्नौली ने द्रवों के को मात्र अणुओं का एक समूह माना, अव्यवस्थित समूह माना। बर्नौली क्या कह रहा है कि द्रवों का एक अव्यवस्थित क्या होता है? समूह होता है। अतः बर्नौली ने द्रवों को मात्र बर्नौली ने द्रवों को मात्र एक अव्यवस्थित समूह माना, मात्र के अव्यवस्थित समूह माना। ठीक है भाई, जिसमें सभी अणु व्यवस्थित तो रहते हैं लेकिन सभी अपेक्षाकृत एक दूसरे के नज़दीक होते हैं। अव्यवस्थित समूह माना जिसमें सभी अणु अव्यवस्थित तो रहते हैं, जिसमें सभी अणु अव्यवस्थित तो रहते हैं परंतु एक दूसरे के नज़दीक रहते हैं। परंतु एक दूसरे के नज़दीक रहते हैं। ठीक है भाई, तो यदि मैं बात करूँ आपके पास कि आपके पास जो बर्नौली व स्टोक्स क्या कहते हैं, तो अपन कहते हैं कि जो आपके पास कोई द्रव है वो एक अव्यवस्थित व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं तथा उनमें आपके पास वो एक दूसरे में अव्यवस्थित होते हैं लेकिन अपेक्षाकृत क्या होते हैं? वो पास पास होते हैं। ठीक है, अपेक्षाकृत क्या होते हैं? वो पास पास होते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं? बर्नौली व स्टोक्स का सिद्धांत कहते हैं, जो कि द्रवों की अव्यवस्था पर आधारित है। इन्होंने ये भी कहा है कि यदि आप किसी एक द्रव को आप खींच लेते हैं, आपके पास जो अव्यवस्थित समूह है, एक गुच्छा है, इसमें से किसी एक द्रव को खींच लिया जाए तो आपके पास सभी द्रवों में क्या हो जाएगी? वो सभी द्रवों का क्या हो जाएगा? अव्यवस्थित हो जाएगा। जिसमें अपने पास कुछ, यदि मैं बात करूँ 5 मेंबर व 6 मेंबर की, कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं अपने पास। जैसे कोई लिक्विड अपने पास अव्यवस्थित समूह है,
ठीक है भाई। ध्रुवों का क्या है कि अव्यवस्थित समूह है। यदि मैं 5 मेंबर रिंग की बात करूं तो आपके पास जैसे एक व्यवस्था बना दे अपन, ठीक है भाई। 5 मेंबर एक व्यवस्था अपन बना देते हैं। ठीक है, ये अव्यवस्थित समूह है। ठीक है भाई, ये किस में कर अपने पास व्यवस्थित हो रहा है, 5 मेंबर में व्यवस्थित हो रहा है। ठीक है, और दूसरा अपन 6 मेंबर का बना देते हैं एक। सिक्स मेंबर का ना, ठीक है। सिक्स मेंबर, ये आपको बना के आने पड़ेंगे दोनों के दोनों। राइट,
ठीक है भाई, ये हो गया अपने पास बर्नेल व लिक्विड। ये तो हो गया अपने पास कौन सी स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, जैसे अपन यहाँ से, और ये कौन सा स्टेट में हो गया, सॉलिड स्टेट में। ठीक है भाई, लिक्विड व सॉलिड। बर्नेल व स्टोक्स सिद्धांत के द्वारा द्रव व ठोस की द्विविमीय संरचना मॉडल। बर्नेल व स्टोक्स सिद्धांत के स्टोक्स सिद्धांत के आधार पर लिक्विड व सॉलिड की द्विविमीय संरचना ठीक है भाई। उसके बाद में अपन एक्सरे विवर्तन के आधार पर, द्रवों के एक्सरे विवर्तन के आधार पर ये पाया गया कि द्रवों में लघु परास व्यवस्था पाई जाती है, लेकिन दीर्घ परास अव्यवस्था होती है। ठीक है, क्लियर। तो एक्सरे विवर्तन के आधार पर यह देखा गया कि एक्सरे विवर्तन के आधार पर यह देखा गया कि द्रव में लघु परास व्यवस्थित पाई जाती है, लघु परास व्यवस्था पाई जाती है। लघु परास व्यवस्था पाई जाती है, लेकिन दीर्घ परास अव्यवस्था पाई जाती है। दीर्घ परास अव्यवस्था पाई जाती है। ठीक है भाई, लघु परास व्यवस्था पाई जाती है और उधर अपने पास क्या पाई जाती है, दीर्घ परास व्यवस्था पाई जाती है। दूसरा सिद्धांत अपने पास द्रवों का आयरिंग सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत कौन सा अपने पास है, द्रवों का आयरिंग सिद्धांत। हाँ भाई, द्रव क्रिस्टल की संरचना का अध्ययन दूसरा सिद्धांत कौन करता है अपने पास, द्रवों के आयरिंग सिद्धांत के आधार पर ही अपन द्रव क्रिस्टल संरचना का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। आयरिंग ने सन 1913 में द्रव संरचना को सरल किया और ये बताया कि द्रवों में कुछ रिक्त स्थान उपस्थित होते हैं। द्रवों में क्या होता है अपने पास है, कुछ रिक्त स्थान पाए जाते हैं। द्रवों में क्या पाए जाते हैं, कुछ रिक्त स्थान पाए जाते हैं कि यदि द्रवों का कुल आयतन लगभग अपन ये कह दें कि 3% होता है, वह इन रिक्त स्थानों में क्या प्रेजेंट होते हैं अपने पास है, इन रिक्त स्थानों को अपन क्या बोलते हैं, मुक्त आयतन बोलते हैं। ठीक है भाई, तो द्रवों के आयरिंग सिद्धांत के अनुसार अपन क्या कहते हैं कि द्रवों के आयरिंग सिद्धांत के अनुसार द्रवों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है और इन रिक्त स्थानों को अपन क्या कहते हैं, मुक्त आयन कहते हैं, आयतन कहते हैं। ये रिक्त स्थान आणविक आकार के होते हैं, जिसकी वजह से द्रव अपने पास क्या होता है, अव्यवस्थित रूप से क्या होता है, फैला होता है। ये जो मुक्त रिक्त स्थान आपके पास प्रेजेंट है, इसी की वजह से द्रव अपने पास क्या होता है, अपने पास अव्यवस्थित होते हैं। इन रिक्त स्थानों में अणुओं के गैस के समान अधिकतम समानता पाई जाती है, अव्यवस्था होती है, जबकि अणुओं में ठोसों के समान क्या होता है, ये व्यवस्थित होते हैं।
अव्यवस्था गैसों की तरह पाई जाती है, जबकि ठोसों के समान क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। यह सिद्धांत अपने पास क्या कहलाता है, द्रवों का आयरिंग सिद्धांत कहलाता है। ठीक है भाई, थ्योरेटिकल अप्रोच है पूरा, कि कहना क्या चाह रहा है कि द्रवों में का लगभग अपने पास आयतन कितना होता है, 3% होता है। द्रवों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है और इन रिक्त स्थानों को मुक्त आयतन कहते हैं। ये मुक्त आयतन की वजह से ही द्रव क्या होते हैं, अव्यवस्थित होते हैं। इन मुक्त आयतन की वजह से द्रव क्या होते हैं, अव्यवस्थित होते हैं। और इन अव्यवस्था के कारण ही अपन ये कहते हैं कि इन अणुओं में ठोसों की जैसी व्यवस्था तथा गैसों की जैसी अव्यवस्था पाई जाती है। और इसी कारण अपन ये कहते हैं कि ये ठोस व द्रवों के मध्य की क्या होती है, अवस्था होती है। यह सिद्धांत द्रवों का क्या कहलाता है, आयरिंग सिद्धांत कहलाता है। ठीक है भाई, तो इस सिद्धांत के अनुसार अपन ये कह सकते हैं कि जैसे आपके पास ये कोई ठोस है और इनके मध्य आपके पास क्या पाए जा रहे हैं, रिक्त स्थान पाए जा रहे हैं। जैसे अलग मैं गोले बना रहा हूँ, ये इनके मध्य क्या पाए जा रहे हैं, रिक्त स्थान पाए जा रहे हैं। ये सिद्धांत अपने पास क्या कहलाता है, द्रवों का आयरिंग सिद्धांत कहलाता है। ये सिद्धांत क्या कहलाता है अपने पास, द्रवों का आयरिंग मॉडल, द्रवों का आयरिंग मॉडल। ठीक है भाई, ऐसे करके इन दोनों मॉडलों के द्वारा अपन द्रव क्रिस्टल की संरचना की क्या कर सकते हैं, व्याख्या की जा सकती है। ठीक है भाई, इसके बाद में अपन नेक्स्ट डिस्कस करेंगे द्रवों के गुणधर्म।